चैनल मेडिकल नर्सेस साहब, आज हम सॉल्व करने वाले हैं ईस्टर्न रेलवे नर्सिंग का क्वेश्चन पेपर। ये पेपर कंडक्ट हुआ था आई थिंक 2015-16 के बीच में। तो ये असिस्टेंट नर्सिंग ऑफिसर का क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। साथ ही साथ ऑफिशियल पेपर है, इसमें मैंने कोई भी चेंजेस नहीं किए हुए हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और जो नोटिफिकेशन अभी आया है, सब लोगों ने रेलवे का नोटिफिकेशन तो देख ही लिया होगा। आपके फॉर्म है जो भरे जाने हैं 17 तारीख से 17 अगस्त से, अभी आपके पास टाइम है। अभी जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल नहीं है उनको आप रेडी कर लीजिए 8-10 दिन में। और आपके सितंबर तक फॉर्म भरे जाने हैं। 12 तारीख से DSSB वालों का पेपर है, तो वो लोग भी इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी लोग मेडिकल नर्सेज आपकी फर्स्ट बुक आई है फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, आप डायरेक्ट भी ऑर्डर कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट पे अभी डिस्काउंट चल रहा है, तो आप उस डिस्काउंट के थ्रू उस बुक को ले सकते हैं। बुक आपको विदिन कहीं भी आप ऑल इंडिया मंगवा रहे हैं, विदिन 5 से 6 दिन में आप तक रीच आउट हो रही है। जो भी आपके डाउट रह जाते हैं वो आप पूछ सकते हैं। जिनको रेलवे से रिलेट करते हुए क्वेश्चन बैंक या फिर क्वेश्चन पेपर की ज़रूरत है, तो वो भी मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके ले सकते हैं। DSSB वालों को मैंने 2 दिन पहले की क्लास में भी कहा था कि आपके लिए ऑफ़र चल रहा है, आप लोग PDF से स्टडी कर सकते हैं, जिसमें आपकी 500 पेज की सिंगल PDF होगी और प्राइस उसका ओनली 75 रुपीज़ है जो रखा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपको, यहाँ पर शुरू के 2 क्वेश्चन के आंसर तो आपको सीन हो रहे होंगे, नेक्स्ट से नहीं दिखेंगे। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि आपको सिलेबस इस बार का जो यदि हम बात करेंगे नर्सिंग सिलेबस की, कि RRB का सिलेबस सेम वही है जैसा प्रीवियस था। 30 नॉन नर्सिंग, बाकी 70 नर्सिंग। 30 नॉन नर्सिंग, बाकी 70 नर्सिंग। तो जो 30 नॉन नर्सिंग है आपका, उसमें GK GS रीजनिंग वगैरह से लेके सब कुछ आपका उसमें कवर किया जाएगा। तो आपको तैयारी अपनी अच्छे से करके रखना है। और यहाँ पर जो भी लोग अपकमिंग DSSB, NVS, BSF जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग ये पेपर को देख सकते हो। बेस्ट बुक मैंने जैसा आपको लास्ट में बता दिया है, बट फिर भी एक बार फिर से रिमाइंड करा दूं कि आप लोग रेलवे के लिए NCLEX, सॉन्जर्स, पारुल दत्ता, R शिवानी एंड DC दत्ता की बुक बेस्ट होगी आपको OBG के लिए। ये किसी भी बुक को मैं प्रमोट नहीं कर रही हूँ, बट आपको बता रही हूँ कि बेस्ट बुक कौन सी रहेगी आपके एग्ज़ाम के लिए। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, द आइडियल टेम्परेचर एंड प्रेशर यूज्ड फॉर ऑटोक्लेविंग। तो ऑटोक्लेविंग में जो आइडियल प्रेशर है वो कितना होता है? ऑटोक्लेविंग में आइडियल प्रेशर कितना होता है? होता है ऑटोक्लेविंग के लिए, वो होता है 121 डिग्री सेल्सियस एट 15 PSI। क्या है? 121 डिग्री सेल्सियस एट 15 PSI। यहाँ पर इस टेम्परेचर की जो बात की जा रही है ऑटोक्लेविंग के लिए। अब यदि हम ड्यूरेशन की बात करें कि ऑटोक्लेविंग का ड्यूरेशन कितना होता है, तो ड्यूरेशन डिपेंड करता है कि क्या आइटम है जो आप ऑटोक्लेविंग में यूज़ कर रहे हैं। क्या है? क्या आइटम को आप ऑटोक्लेविंग के थ्रू स्टरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं वो। बट मैक्सिमम यदि जो प्रिस्क्राइब्ड टाइम होता है वो होता है 30 to 60 मिनट तक। कुछ कम चीज़ें, कुछ यदि अलग डिफरेंट कैटेगरी, यहाँ पर डिपेंड ऑन कैटेगरी भी आता है। तो यहाँ पर यदि प्रेशर की बात करें तो 15 PSI, पाउंड पर स्क्वायर इंच। याद रखें, PSI का मतलब होता है पाउंड पर स्क्वायर इंच। 121 डिग्री सेल्सियस, 121 डिग्री की जगह यदि फ़ारेनहीट दे दें तो आपको सीधा क्या करना है? 250, कितना है? 250 डिग्री फ़ारेनहीट जो टेम्परेचर यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर यदि सेल्सियस में है तो 121, प्रेशर है तो 15 PSI, मतलब कि 15 पाउंड पर स्क्वायर। PSI का मतलब होगा पाउंड पर स्क्वायर इंच। तो चैम्बर टेम्परेचर कितना होगा? 121 डिग्री सेल्सियस और 250 डिग्री फ़ारेनहीट, प्रेशर 15 PSI। क्लियर? ऑटोक्लेविंग एक ओनली ऐसी स्टरलाइजेशन मेथड है जिसमें स्पोर्स भी मर जाते हैं। स्पोर्स भी, जो किसी भी बैक्टीरिया के जो स्पोर्स होंगे उनकी भी यहाँ पे उनको भी नष्ट कर दिया जाएगा, बाकी अदर किसी चीज़ में ऐसा नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड अकॉर्डिंग टू मास्लो हायरार्की अमंग दी फॉलोइंग। तो मास्लो की जो हायरार्की नीड्स थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ पर हाईएस्ट नीड है जो क्या होगी? सेल्फ स्टीम, लव एंड बिलोंगिंग, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, या फिर फिजियोलॉजिकल नीड्स। कौन सी होगी यहाँ पर? जो मास्लो की जो हायरार्की नीड थ्योरी है, अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरी के यहाँ पर सबसे हाईएस्ट लेवल की
तो यहाँ पर आपकी जो मास्लो की थ्योरी है, अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरी के सबसे हाईएस्ट क्या होगी, फिजियोलॉजिकल नीड्स, मतलब जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो यहाँ पे आएंगी। क्या होगा, ज़रूरत की चीज़ें। देखिए यहाँ पर जो ट्रायंगुलर शेप आपने थ्योरी पढ़ी है मास्लो की, फर्स्ट पे आता है आपका क्या, फिजियोलॉजिकल नीड, मतलब हाईएस्ट ज़रूरत है जो जिन चीज़ों की, उसकी बात की जा रही है यहाँ पर। 1943 में थ्योरी दी गई थी इसकी। यदि आपसे ईयर पूछें तो कब दिया गया था, 1943, क्या है 1943 में अब्राहम मास्लो ने इस थ्योरी को दिया था। थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशनल थ्योरी के नाम से भी इसको जाना जाता है, मोटिवेशनल थ्योरी। पहले पे आती है फिजियोलॉजिकल नीड्स, दूसरे पे आती है आपकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, दूसरे पे क्या होगा आपका, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तीसरे पे आएगी लव बिलोंगिंग्स, चौथे पे होगी आपकी सेल्फ स्टीम, पांचवें पे आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। टॉप पर क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जो हाईएस्ट लेवल, मतलब जो बेसिक ज़रूरी आपका खाना पीना, पानी, हवा, शेल्टर, स्लीप, ये सब चीज़ें आपकी आएंगी इसमें फिजियोलॉजिकल। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, PN मतलब फिजियोलॉजिकल नीड, SS मतलब सेफ्टी सिक्योरिटी, LB मतलब लव एंड बिलोंगिंग, SE मतलब सेल्फ स्टीम, SA मतलब कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। एक ट्रिक है, आप चाहें तो इसके थ्रू भी आप याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इन चिल्ड्रन कैलकुलेशन ऑफ ड्रग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ, तो बच्चों में जो ड्रग डोज कैलकुलेट किया जाता है किस बेस पे होता है, एज, वेट, हाइट या फिर लेंथ। तो जो चाइल्ड ड्रग कैलकुलेशन के फॉर्मूला आपने पढ़े हैं, क्या है, चाइल्ड ड्रग कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला पढ़े हैं आपने, क्लार्क का रूल पढ़ा है, यंग्स फॉर्मूला पढ़ा है आपने। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है क्या है, क्लार्क, यंग। तो अकॉर्डिंग टू दैट, तो जो यहाँ पर बच्चों का डोज किस बेस पे कैलकुलेट करेंगे, उम्र के हिसाब से। लेट्स से कि बच्चे की उम्र 5 साल है लेकिन वजन अंडर वेट है, तो क्या आप वही सेम ड्रग दे देंगे, नहीं। हाइट ज़्यादा है किसी बच्चे की, किसी की कम है उम्र के हिसाब से। तो यहाँ पर एज, हाइट, लेंथ, एज यहाँ पर जनरली डिपेंड करता है किसमें, इन्फेंसी एज में। जो पीडियाट्रिक में इन्फेंसी जो डोज, इन्फेंसी एज 1 साल की उम्र तक के बच्चों को ड्रॉप में डोज देते हैं हम, यहाँ पर उनको सिरप फॉर्म नहीं दिया जाता है, ड्रॉप में डोज दिया जाता है। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं बच्चे के वजन पर। तो बच्चों का जो ड्रग कैलकुलेशन डोज होता है वो होता है वजन पर, किस पर, वजन पर, बेस्ड ऑन वेट है, जो वेट के थ्रू सबसे अच्छे से बच्चे के लिए मेडिकेशन है जो दी जा सकती है। मतलब कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे सबसे अच्छे से यूज़ होगा, तो वो होता है क्लार्क का, किसका, क्लार्क फार्मूला। जो यहाँ पर यंग फार्मूला है, क्लार्क है, फ्राइट्स है, तो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर यूज़ किया जाता है वो कौन सा होगा, क्लार्क का फार्मूला है। अकॉर्डिंग टू दैट वेट ऑफ चाइल्ड इन पाउंड इनटू एडल्ट डोज डिवाइडेड बाय 150 यहाँ पे यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, द एनिमा गिवन टू रिलीव गैसियस डिस्टेंशन। गैसियस डिस्टेंशन को रिमूव करने के लिए कौन सा एनिमा दिया जाता है, कोल्ड, एंटी हेलमेंथिक, कार्मिनेटिव या फिर परगेटिव। कौन सा एनिमा यहाँ पे दिया जाएगा, कौन सा एनिमा यहाँ पे दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो एनिमा दिया जाता है कौन सा होगा, गैस यदि बन रही है तो तब दिया जाएगा कौन सा, कार्मिनेटिव एनिमा। कौन सा एनिमा होगा, कार्मिनेटिव एनिमा। एंटी हेलमेंथिक जब दिया जाता है हेलमेंथिक इन्फेक्शन हो, क्या हो, हेलमेंथिक इन्फेक्शन हो। परगेटिव कब दिया जाता है, जब स्टूल को सॉफ्ट करके बाहर निकालना हो, किसको, स्टूल सॉफ्टनर के लिए है जो, यदि कॉन्स्टिपेशन हो रहा हो तब परगेटिव दिया जाएगा, एज अ लैक्सेटिव की तरह काम करेगा। तो यहाँ पर कॉन्स्टिपेशन के लिए पूछें तब आप क्या कहेंगे, परगेटिव। लेकिन यहाँ पर किसके लिए पूछा है, गैसियस डिस्टेंशन और फ्लैचुलेशन, उसके लिए दिया जाता है कार्मिनेटिव एनिमा। नेक्स्ट वन इज परपीरियम पीरियड इज। तो परपीरियम पीरियड है जो, कौन सा पीरियड होता है, सून आफ्टर बर्थ ऑफ बेबी, सून आफ्टर प्लेसेंटल सेपरेशन टू 5 days, सून आफ्टर प्लेसेंटल सेपरेशन टू 6 weeks, या फिर नन ऑफ द अबव। कौन से पीरियड को परपीरियम कहा जाता है, जैसे ही प्लेसेंटा बाहर आता है, प्लेसेंटा बाहर आने से लेके 6 हफ्तों तक का पीरियड, और 42 days, यहाँ पे डेज से पूछें तो 42 दिन, कितने, 42 दिन, और यदि यहाँ पे आपसे वीक में पूछें तो 6 week।
प्लेसेंटा के सेपरेट होने से लेके 6 वीक तक का ड्यूरेशन कहलाता है क्या? परपीरियम पीरियड। नेक्स्ट वन है यहाँ पर आपको क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रूट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस बी। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ऑफिशियल पेपर है ईस्टर्न रेलवे का, उत्तर पश्चिम रेलवे का, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा भी हुआ है, सील भी लगी हुई है गवर्नमेंट की इस पेपर में। तो यहाँ पर इस पेपर में आप जो भी क्वेश्चन देखेंगे और जो अभी मेडिकल हब की बुक आई है या फिर आप जो चैनल पर पेपर है, जो भी मॉडल पेपर है क्लासेस देखते हैं, उसमें आप देखना कितने सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो आपको हर एक मटेरियल नर्सिंग का आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल ज़रूर होता है। ऐसा नहीं है कि आप कोई और नर्सिंग का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, कोई और क्लास देखेंगे तो आपको वो हेल्पफुल नहीं होगी, बिल्कुल आपके लिए हेल्पफुल होगी। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रूट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस बी। तो इनमें से हेपेटाइटिस बी के ट्रांसमिशन के लिए कौन सा रूट नहीं है? ऑप्शन है फीको ओरल, पेरेंटल रूट, सेक्सुअल या फिर पेरीनेटल ट्रांसमिशन। तो यहाँ पर कौन कौन सा रूट नहीं है? नहीं है की बात की गई है। तो हेपेटाइटिस बी का जो मेन रूट होता है क्या होता है? निडल प्रिक इंजरी, माँ से बच्चे में जा सकता है, सेक्सुअल ट्रांसमिशन हो सकता है, पेरीनेटल हो सकता है, मतलब कि पेरीनेटल, पेरेंटल, सेक्सुअल, तो ये सभी रूट के थ्रू हेपेटाइटिस बी ट्रांसमिट हो सकता है। लेकिन फीको ओरल रूट के थ्रू, फीको ओरल रूट के थ्रू कौन सा होता है? ए एंड ई, याद रखना है, हेपेटाइटिस ए और ई दोनों फीको ओरल रूट के थ्रू हो सकते हैं, लेकिन हेपेटाइटिस बी फीको ओरल रूट के थ्रू ट्रांसमिट नहीं होगा। पेरीनेटल होगा, सेक्सुअल हो सकता है, पेरेंटल हो सकता है, बट कभी भी फीको ओरल रूट नहीं होगा। हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन बच्चों में दिया जाता है एट द टाइम ऑफ बर्थ। कब दिया जाता है? एट द टाइम ऑफ बर्थ। लेकिन यदि बच्चे का वजन 2 किलोग्राम से कम हो तो कभी भी हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन नहीं दिया जाता है। ये चीज़ें आप नोट डाउन करते जाइए, आपको हेल्पफुल रहेंगी। यदि बच्चे का वजन 2 kg से कम होगा जन्म के समय तो उसको हेपेटाइटिस बी वैक्सीन नहीं देंगे। जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं, डॉक्टर्स हैं, वेट करेंगे बच्चे का वजन बढ़ने का 1 वीक 2 वीक तक। जब बच्चे अपना 2 kg का वजन पूरा अचीव कर लेगा उसके बाद हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इंट्रामस्कुलरली दिया जाएगा। कहाँ पर? वेंट्रोलेट्रियल जो थाई है यहाँ पर बच्चे को क्या दिया जाएगा? IM इंजेक्शन दिए जाते हैं। तो यहाँ पर वास्टस लेटरलिस मसल्स में, कहाँ पर? वास्टस लेटरलिस मसल्स में वैक्सीन है जो दिया जाएगा बच्चे के लिए हेपेटाइटिस बी। विटामिन के भी बच्चे को एट द टाइम ऑफ बर्थ दिया जाता है। तो सभी यहाँ पर रूट हैं हेपेटाइटिस बी के, कोई एक नहीं, तो वो होगा फीको ओरल रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपको, आई थिंक आपको पेपर आज का पूरा क्लियर दिख रहा हो। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कैन हैव, तो जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, OCP पिल्स हैं, इनमें क्या होगा? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन ओनली, बोथ 1 and 2 या फिर नन ऑफ द अबव। तो जो OCP पिल होती हैं, क्या है? OCP पिल होती हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, इनमें एस्ट्रोजन भी होता है और प्रोजेस्टेरॉन भी होगा। तो यहाँ पर जो आपको बोथ 1 और 2 होगा आंसर, कि फर्स्ट होगा कि सेकंड होगा, क्या होगा? तो जो OCP पिल्स हैं इनमें एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन दोनों होगा। तो यदि आप यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन ओनली करेंगे तो ये आपका गलत हो जाएगा, बोथ 1 और 2 करेंगे तो यहाँ पे भी आपका गलत हो सकता है, इसीलिए आपका आंसर होगा फर्स्ट, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन दोनों हैं जो OCP पिल्स में रहेंगे, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में रहेंगे। यदि OCP पिल्स की हम बात करें तो 5th डे पीरियड्स के बाद का जो लास्ट डे होता है उस टाइम से इसको स्टार्ट किया जाता है। नेक्स्ट वन, टाइफॉइड एंड ट्यूबरक्लोसिस और व्हाट टाइप ऑफ डिसीज। तो जो टाइफॉइड है और TB है किस टाइप की डिसीज में आएंगे? वायरल, फंगल, बैक्टीरियल या फिर प्रोटोजोअल, किस में आएंगे? वायरल में तो आपका चिकन पॉक्स हो गया या फिर कोविड-19 हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, HIV हो गया, ये सब आ जाएंगे। फंगल में आपका जो कैंडिडा इन्फेक्शन वगैरह है वो सब आएंगे, ये प्रोटोजोअल कैटेगरी में भी नहीं है। टाइफॉइड और TB का जो पॉजिटिव एजेंट है वो क्या होता है? टाइफॉइड का होता है साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया, ट्यूबरक्लोसिस का होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लाई। तो यहाँ पर कौन सी डिसीज की कैटेगरी में आएंगे? ये आएंगे बैक्टीरियल में। किसमें? बैक्टीरियल में। नेक्स्ट वन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन शेड्यूल इन एडल्ट। तो एडल्ट्स की बात की जा रही है। एडल्ट्स में
हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन कब दिया जाता है? 0, 1 and 2 मंथ, 2, 4, 6 मंथ, 0, 6, 12 मंथ या फिर 0, 1, 6 मंथ में कब दिया जाता है? यहाँ पे आप लोग भी बताइए कि ये कब दिया जाता है। तो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन का जो एडल्ट्स में डोज की बात कर रहे हैं वो होता है यहाँ पर 0, 1 और 6 मंथ में। कब? 0, 1 एंड 6 मंथ में। बच्चों में यदि हम बात करें तो एट द टाइम ऑफ बर्थ देने के बाद है जो 6, 10 एंड 14 वीक्स में पेंटावेलेंट वैक्सीन दी जाती है, उसके साथ यहाँ पे इसको दिया जाता है। 6 वीक, 10 वीक्स एंड 14 वीक्स इन एवरी 1 वैक्सीनेशन के बाद 1 मंथ का और 4 वीक्स का है जो गैप दिया जाता है, आपको याद रखना है। तो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन का यदि एडल्ट में पूछे तो 0 डोज, फिर फर्स्ट, फिर 6 मंथ में। क्लियर? नेक्स्ट वन, HMIS रिफर्स टू। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आता है। क्या है? ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आता है। HMIS का फुल फॉर्म ऑप्शन में है यहाँ पर हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, हॉस्पिटल मैनेजमेंट इनिशिएटिव सिस्टम, हेल्थ मैनेजमेंट इनिशिएटिव सिस्टम या फिर हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेटिव सिस्टम। तो जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, क्या है इसका आंसर? इसका आंसर होगा आपका हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये फुल फॉर्म भी आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। आंसर क्या होगा आपका? फर्स्ट ही होगा। नेक्स्ट वन इज विच अमंग दी फॉलोइंग लीडरशिप स्टाइल इज मोस्ट इफेक्टिव। मोस्ट इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल कौन सी होगी? ये भी बहुत आता है। मैंने आपको बताया था कि मैनेजमेंट आपको जितने भी नर्सिंग के क्वेश्चन पेपर, अलग से क्लासेस आपको बहुत कम हो पाती हैं मैनेजमेंट और रिसर्च की, लेकिन जितने भी पेपर्स में आपको मैनेजमेंट और रिसर्च के क्वेश्चन आते हैं आप उन्हीं को भी इवन है जो सॉल्व करेंगे तो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी, तो भी आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो यहाँ पर मोस्ट इफेक्टिव की बात की गई है। लेज़े फेयर, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक या फिर ब्यूरोक्रेटिक, कौन सी होगी? तो यहाँ पर सबसे कॉमन और मोस्ट इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल होती है डेमोक्रेटिक लीडरशिप, जिसमें लोग हैं जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं मतलब जो आपकी अथॉरिटी है उसमें आपको भी परमिशन होगी कुछ ना कुछ बोलने की, तो वो कहलाती है डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। कौन सी? डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। नेक्स्ट वन, while a healthcare team performing the respiratory arrest resuscitation, it is determined that a nurse did not open the valve to the oxygen tank and the client had not been receiving oxygen. Which of the following ethical principle involved in this situation? यहाँ पर एज a हेल्थ केयर प्रोफेशनल टीम के थ्रू रेस्पिरेटरी अरेस्ट रिससिटेशन किया जा रहा है। तो यहाँ पर एज अ नर्स आप है जो ऑक्सीजन टैंक का वॉल्व ओपन नहीं किए हैं, जिसके कारण क्लाइंट को आपके ऑक्सीजन नहीं मिल पाई है, तो ये क्या कहलाएगा? बैटरी, नॉन मालफिशियंस, फिडेलिटी या फिर बेनिफिशियंस, क्या कहलाएगा? बेनिफिशियंस से तो लाभ होगा, यहाँ पे तो नहीं होगा आपका। यहाँ पर बेनिफिशियंस तो नहीं होगा क्योंकि पर्सन को क्या है ऑक्सीजन मिल ही नहीं पाई है, ऑक्सीजन है जो मिल ही नहीं पाई है। अब यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट है फिडेलिटी। फिडेलिटी का मतलब होता है फेथफुलनेस। क्या है? फेथफुलनेस। या फिर यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं फिडेलिटी के लिए कि ऐसा आप अपने काम के प्रति लॉयल हैं, तो ये भी आपने नहीं किया, ये आपकी लापरवाही हो कहलाएगी। क्या कहलाएगी आपकी? ये आपकी कहलाएगी लापरवाही, नॉन मालफिशियंस। क्या होगा? नॉन मालफिशियंस। आपका जो इंटेंशन है वो क्या है? दूसरों को नुकसान पहुंचाना नहीं है। क्या है? दूसरों को नुकसान पहुंचाना नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपने वो चीज़ नहीं की, आपने डायरेक्ट हार्म तो नहीं पहुंचाया, लेकिन पर्सन को रेस्पिरेटरी अरेस्ट की सिचुएशन हुई है तो रिससिटेट किया जाना है। ऑक्सीजन टैंक का वाल्व भी ओपन नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण क्लाइंट को ऑक्सीजन नहीं मिली, तो ये कौन सा प्रिंसिपल होगा? नॉन मालफिशियंस। क्या होगा? नॉन मालफिशियंस। नेक्स्ट वन, पर्पस ऑफ एबीसी एनालिसिस इन मटेरियल मैनेजमेंट इज। तो एबीसी एनालिसिस में मटेरियल मैनेजमेंट का क्या मेन पर्पस होता है? टू डिटरमाइन द स्टॉकिंग, टू कंट्रोल द परचेसिंग,
टू कंट्रोल इन्वेंट्रीज या फिर टू कंट्रोल एडोलेसेंस, क्या होगा मटेरियल मैनेजमेंट में, एबीसी एनालिसिस में मटेरियल मैनेजमेंट का काम क्या होता है, इन्वेंट्रीज। क्या है, इन्वेंट्रीज। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, इन्वेंट्रीज। नेक्स्ट है यहाँ पर टू कंट्रोल द इन्वेंट्रीज। नेक्स्ट वन, इन द एब्सेंस ऑफ नर्स फ्रॉम फ्लोर पेशेंट फॉल फ्रॉम बेड, दिस टाइप ऑफ इंजरी बिलोंग्स टू। तो यहाँ पर नर्सिंग एथिक्स का फिर से क्वेश्चन है कि यदि कोई मरीज फ्लोर से गिर गया है, आप उस टाइम पे अपने वार्ड में नहीं थे, मरीज को चोट लग गई, अभी क्या होगा, बैटरी होगा, नेग्लिजेंस होगा, टॉर्ट होगा, क्या होगा, या फिर नन ऑफ द अबव, क्या कहलाएगा यहाँ पर, बैटरी, नेग्लिजेंस, टॉर्ट या फिर नन ऑफ द अबव। टॉर्ट का मतलब तो होता है कि कुछ गलत करना, क्या है, कुछ गलत करना। अब यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, ए होगी आपकी लापरवाही, क्या होगी आपका, नेग्लिजेंस का मतलब होता है यहाँ पर आपकी लापरवाही। आप उसकी क्योंकि आपकी ड्यूटी जहाँ थी आप वहाँ नहीं थे, आपकी एब्सेंट में मरीज है, जो पेशेंट है बेड से गिर गया और उसको इंजरी आई, तो इसका सीधा सीधा आप ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कंसिडर किए जाएंगे हॉस्पिटल में, और ये कहलाएगी नेग्लिजेंसी। क्या कहलाएगी, नेग्लिजेंस। नेक्स्ट वन, एन एग्जैक्ट रिटन रिपोर्ट ऑफ द कन्वर्सेशन बिटवीन द नर्स एंड पेशेंट इज। तो यहाँ पर जो एग्जैक्ट रिपोर्ट है, क्या है, जो यहाँ पर एग्जैक्ट रिपोर्ट है जो कि पेशेंट और नर्स के बीच का कन्वर्सेशन है, वो क्या है, प्रोसेस रिपोर्ट, प्रोसेस रिकॉर्ड, नॉन वर्बल रिकॉर्ड या फिर नर्सेस रिकॉर्ड, क्या कहलाएगा। नर्स पेशेंट की जो कन्वर्सेशन है, वो जो भी चीज़ें नर्स पेशेंट ने नर्स को बताई, नर्स ने जो भी चीज़ें एक्सप्लेन की, वो सब चीज़ें लिखी, वो तो कहलाएगा रिकॉर्ड, और ये पूरा क्या कहलाएगा, प्रोसेस रिकॉर्ड। ये रिपोर्ट नहीं होगी, ये क्या कहलाएगा, रिकॉर्ड होगा, क्योंकि यहाँ पे कन्वर्सेशन की बात की गई है। रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट हमेशा कॉन्साइज, क्लियर और एक अच्छे फॉर्मेट में होना चाहिए। क्वालिटीज़ है जो रिकॉर्ड रिपोर्ट्स की ज़रूर एग्जाम में आती हैं। नेक्स्ट वन, विच कनेक्ट्स मसल टू द बोन। मसल्स को बोन से कनेक्ट करने का काम कौन करते हैं, कार्टिलेज, एरियोलर, लिगामेंट या फिर टेंडन। मसल्स से बोन को कनेक्ट करने का काम कौन करते हैं, बोन टू बोन को कौन करते हैं, लिगामेंट। कौन करेंगे, बोन से बोन को जोड़ने का काम कौन करते हैं, लिगामेंट। जहाँ पे दो बोन्स आके जुड़ती हैं वो कहलाते हैं जॉइंट्स। अब यहाँ पर कार्टिलेज भी है आपको, एंड कार्टिलेज के अलावा आपको टेंडॉन्स भी है, तो कौन सा आपका आंसर होगा। तो कार्टिलेज एक तरीके से क्या करते हैं, आपको बोन्स में यदि कार्टिलेज का काम बोले हम, तो यहाँ पर ये फ्रिक्शन में हेल्प करेंगे, क्या है, फ्रिक्शन में हेल्प करेंगे कम करने के लिए। लेकिन ये मसल्स से बोन को कनेक्ट करने का काम पूछा जाए तो वो होगा क्या, टेंडन। काम कौन करेंगे, टेंडन। बोन टू बोन, यहाँ पे आप B2B लिख दिया मैंने, तो बोन टू बोन पूछे तो लिगामेंट, मसल्स टू बोन तो टेंडन। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। तो ह्यूमन ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है, मिड ब्रेन, मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेरिब्रम या फिर सेरिबेलम। कौन सा है ह्यूमन ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट, तो वो होता है सेरिब्रम। क्या होगा, सेरिब्रम। नेक्स्ट वन, साल्ब्यूटामॉल एंड टर्ब्यूटालिन यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा। ये आपको क्या है, ब्रोंकोडायलेटर्स हैं, साल्ब्यूटामॉल और टर्ब्यूटालिन। क्या है, ब्रोंकोडायलेटर। अस्थमा के मरीज में होता क्या है कि जो ब्रोंक्यूल्स हैं क्या होती हैं, स्पाज्म होने के कारण सिकुड़ जाती हैं और सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, वीजिंग साउंड इसका एक क्लासिकल साइन है। तो अब यहाँ पर ब्रोंकियल अस्थमा में साल्ब्यूटामॉल और टर्ब्यूटालिन दिए जा रहे हैं, तो ये क्या है, स्टेरॉइड्स हैं, ब्रोंकोडायलेटर्स हैं, एंटीबायोटिक हैं कि म्यूकोलाइटिक ड्रग है। म्यूकोलाइटिक का तो काम होता है कि जो कफ वगैरह बन रहा है उसको बाहर निकालना है, क्या है, बाहर निकालना है। एंटीबायोटिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन में दी जाएंगी। ब्रोंकोडायलेटर्स जो टर्ब्यूटालिन है यहाँ पर और साल्ब्यूटामॉल है, दोनों क्या है यहाँ पर, ये हैं ब्रोंकोडायलेटर्स हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, ये क्या कहलाएंगे, ब्रोंकोडायलेटर। नेक्स्ट वन इज मैक्सिमम टाइम ऑफ हैंड हाइजीन। हैंड हाइजीन के लिए मैक्सिमम टाइमिंग क्या है, 90 सेकेंड, 20 to 30 सेकेंड,
1 मिनट या फिर 2 मिनट, क्या होगा मैक्सिमम टाइम? तो यहाँ पर जो मैक्सिमम हैंड हाइजीन के लिए टाइम है वो होता है 20 से 30 सेकेंड तक। क्या है? 20 से 30 सेकेंड तक। यदि 20 से 30 सेकेंड ऑप्शन में ना हो, 1 मिनट या 60 मिनट हो, तो आप उसको भी 60 सेकेंड हो, मिनट नहीं, 60 सेकेंड हो, 1 मिनट की जगह 60 सेकेंड हो। लेकिन जब 20 से 30 सेकेंड ऑप्शन में ना हो तब आप मार्क करना, लेकिन यदि 20 से 30 है आप तो आप इसको मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज रिस्क फैक्टर्स फॉर ब्रेस्ट कैंसर इंक्लूड। ब्रेस्ट कैंसर को लेके रिस्क फैक्टर क्या हैं? यंग एज में होना, यंग एज एट फर्स्ट बर्थ, यंग एज एट मेनोपॉज, यंग एज एट मिनार्की। तो यहाँ पर ब्रेस्ट कैंसर के लिए रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं? यदि जो अर्ली एज में प्रेगनेंसी है वो होगा, तो जो मदर्स ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं उनको होने के चांस, रिस्क फैक्टर कम होते हैं। फर्स्ट बर्थ में यहाँ पर चांस कम होंगे, मेनोपॉज में भी कम होंगे। लेकिन यदि कम उम्र में मीनार्ची मतलब पीरियड्स आना स्टार्ट हो गए हैं, अभी रिसेंट में जो खान पान और जो बदलती आदतें हैं उनके कारण, आपने अभी एक ऐड भी बहुत आती है 3री 4थी क्लास की गर्ल्स को लेके, एक ऐड आप देखते भी होंगे। तो यहाँ पर प्री मीनार्ची स्टेज जिसको कहा जाता है, समय से पहले ही बच्चों में पीरियड्स आना स्टार्ट हो रहे हैं, 8 से 10 साल की उम्र में ही। तो ये रीज़न भी जो ब्रेस्ट कैंसर के लिए एज अ रिस्क फैक्टर हो सकता है। उनको उस एज में 8 से 10 साल में तो नहीं, लेकिन 30 साल 35 साल की उम्र में ही, आफ्टर 25 कभी भी, और पता नहीं है कि किस एज में आपको डायग्नोस हो जाए, लेकिन 18 के बाद कभी भी हो सकता है। तो यंग एज में यदि पीरियड्स आते हैं जिसके, तो उसको रिस्क के तौर पर कंसीडर किया जा सकता है। नेक्स्ट वन, ड्यू टू इम्प्रॉपर स्किन हाइजीन व्हाट हैपन दैट कॉज स्किन इन्फेक्शन। तो यहाँ पर स्किन हाइजीन, इम्प्रॉपर स्किन हाइजीन के कारण क्या, कौन सा स्किन इन्फेक्शन हो सकता है? क्लॉगिंग ऑफ ओपनिंग ऑफ द स्वेट ग्लैंड्स, ब्रेकिंग ऑफ स्किन हेयर्स, ड्राइंग ऑफ द स्किन या फिर क्रैकिंग ऑफ द स्किन। यदि स्किन हाइजीन आप प्रॉपर नहीं करेंगे तो क्या स्किन इन्फेक्शन हो सकता है? लेट्स से कि बहुत सारे लोग हैं जो फेस पर स्क्रबर यूज़ करते हैं, वो ना करें, प्रॉपर फेस भी क्लीन ना करें या अपने हाथ पर प्रॉपर ना धुलें, तो जो स्वेट ग्लैंड है, जो हमारे पसीना निकालने वाली जो स्पोर्स हैं, वो क्या होते हैं? लॉक होंगे। लॉक होंगे मतलब यहाँ पे वो पसीना नहीं निकालेंगे, उनके ऊपर है जो क्लॉग है, जो क्या हो जाएंगे? क्लॉगिंग है जो बंद होना स्टार्ट हो जाएगी, जिसके कारण क्या हो सकता है? क्लॉगिंग ऑफ ओपनिंग ऑफ द स्वेट ग्लैंड। क्या है? क्लॉग होने का मतलब एक तरीके से वहाँ पे जाम टाइप का लग जाना, तो वो होगा यहाँ पर किसमें? स्वेट ग्लैंड्स में। यदि प्रॉपर स्किन हाइजीन मेंटेन नहीं की जाती है तब स्किन क्रैक नहीं होगी। ड्राइनेस तब होती है जब आप खूब घिस घिस के नहाएंगे, रगड़ेंगे अपनी स्किन को, लेकिन जब हाथ पैर ही नहीं धुलेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा? क्लॉगिंग ऑफ ओपनिंग ऑफ द स्वेट ग्लैंड, क्योंकि स्किन इन्फेक्शन की बात की जा रही है। नेक्स्ट वन इज द बेस्ट मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट। तो हॉस्पिटल वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए सबसे अच्छी मेथड कौन सी होती है? सैनिटरी लैंडफिलिंग, इंसिनरेशन, डंपिंग या फिर अल्कोहल प्यूरिफिकेशन। क्या किया जाता है हॉस्पिटल वेस्ट के लिए? सैनिटरी लैंडफिलिंग, इंसिनरेशन, डंपिंग या फिर अल्कोहल प्यूरिफिकेशन। तो हॉस्पिटल वेस्ट में यदि हम बात करें, जब भी आपको इंसिनरेशन हो तो आप उसको मार्क कीजिए। इंसिनरेशन की जगह यदि आपको कुछ और ऑप्शन में आता है, ऑटोक्लेविंग आती है, तो स्टरलाइजेशन के लिए होगी। लेकिन डिस्पोज करने की बात की जा रही है, मतलब नष्ट करना है, तो इंसिनरेशन मतलब कि भस्मीकरण जिसको हम कहेंगे, क्या कहते हैं? भस्मीकरण। वो मेथड है जो सबसे बेस्ट है, जो मानी जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट वन इज ऑन विच डेट द स्वच्छ भारत अभियान वॉज लॉन्च्ड। स्वच्छ भारत अभियान है जो कब लॉन्च हुआ था? ऑप्शन में है यहाँ पर 15 अगस्त 2014, 26 जनवरी 2015, 2 अक्टूबर 2014 या फिर 2 जनवरी 2015। तो यहाँ पर स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च किया गया था गांधी जी के जन्मदिन के दिन 2 अक्टूबर 2014 को। और यदि सबसे क्लीन सिटी का अवार्ड अभी जा रहा है तो वो है इंदौर, मध्य प्रदेश का इंदौर शहर। यहाँ पर आपको स्वच्छ भारत अभियान के अलावा है जो अभी रिसेंट में
रिसेंट में जितनी भी चीज़ें चल रही हैं चारों तरफ, अभी अलग अलग कंट्रीज़ के जो राष्ट्रपति बदल रहे हैं, प्रधानमंत्री बदल रहे हैं, उनके नाम तो याद कर ही रही है आप लोग। बजट आया था, उसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको पेयर मैचिंग के क्वेश्चन भी रेलवे में आ सकते हैं। तो आपको सभी चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहना है और मेरी तरफ से जितना भी होगा मैं आपको स्टडी मटेरियल है जो प्रोवाइड करवाते जाऊँगी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कंगारू मदर केयर टू प्रीटर्म लो बर्थ वेट बेबी इज गिवन बाय। तो जो KMC केयर है प्रीटर्म बेबी में कौन दे सकता है? ऑप्शन में है यहाँ पर फादर ओनली, मदर ओनली, एनी ऑफ द फैमिली मेंबर, या फिर ओनली बाय हेल्थ केयर प्रोवाइडर। कौन दे सकता है? यदि KMC कंगारू मदर केयर की बात की जा रही, प्रीटर्म और लो बर्थ वेट बेबीज में वो बच्चे जो या तो 37 वीक के पहले पैदा हो गए हों या फिर उनके समय उनका जो वजन है 2.5 kg से कम हो, तो फैमिली का कोई भी हेल्दी मेंबर KMC दे सकता है। एक जो यहाँ पर फर्स्ट या हम बात करेंगे ड्यूरेशन की, तो एक जो सिटिंग है 1 आवर की होनी चाहिए। LBW बच्चों को हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करने के लिए दी जाती है। और कब तक देनी है? जब तक बच्चा अपना 2.5 kg से ज़्यादा वेट है जो गेन ना कर ले तब तक KMC कंटिन्यू करनी है, कंगारू मदर केयर। नेक्स्ट वन इज, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 कि फैमिली का कोई भी मेंबर, बस उसको कोई भी कम्युनिकेबल डिसीज ना हो, हेल्दी हो, स्वस्थ हो। नेक्स्ट वन इज, हाउ डज अ नर्स आइडेंटिफाई ट्रू लेबर एज अपोज्ड टू फॉल्स लेबर। तो एज अ नर्स आप ट्रू लेबर को फॉल्स लेबर से कैसे पहचानेंगे कि ये सही के लेबर पेन स्टार्ट हुए हैं कि गलत हुए हैं, कैसे? फर्स्ट ऑप्शन है सर्वाइकल डायलिटेशन इज प्रोग्रेसिव, कॉन्ट्रैक्शन स्टॉप व्हेन द क्लाइंट वॉक्स अराउंड, कॉन्ट्रैक्शन प्रोग्रेस ओनली इन अ साइड लाइंग पोजिशन, कॉन्ट्रैक्शन अकर इमीडिएटली आफ्टर द मेम्ब्रेन रप्चर। तो यहाँ पर आइडेंटिफाई कैसे करेंगे ट्रू लेबर को फॉल्स लेबर से? तो ट्रू लेबर पेन की खासियत होती है कि आप चाहे वॉक कर लो, चाहे साइड लाइन में लेट जाओ, चाहे किसी भी पोजीशन में लेट जाओ, आपको पेन कंटिन्यूस होते जाएंगे। बैक साइड से हमेशा स्टार्ट होते हैं, बैक टू फ्रंट साइड में रेडिएट होंगे और इसमें सर्विक्स क्या होगी? डायलेट होगी। सर्विक्स का जो डायलेटेशन है वो प्रोग्रेसिव होगा। क्या होगा? सर्विक्स है जो डायलेट होगी। सर्विक्स डायलेट होती है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में। किसमें? लेबर की जो लेबर पेन आता है उसकी फर्स्ट स्टेज में सर्विक्स डायलेट होती है और 10 सेंटीमीटर तक डायलेटेशन होता है सर्विक्स का। दूसरी स्टेज होती है कौन सी? फीटल एक्सपल्सन की। तीसरी प्लेसेंटल एक्सपल्सन। चौथी होती है कौन सी? ऑब्जर्वेशनरी स्टेज। PPH के लिए माँ को बच्चे के लिए हाइपोथर्मिया और अदर कंडीशन के लिए ऑब्जर्व करना होता है। तो यहाँ पर ट्रू लेबर का फॉल्स लेबर से जो करेक्ट स्टेटमेंट होगा वो होगा फर्स्ट, सर्वाइकल डायलेटेशन इज प्रोग्रेसिव। सर्विक्स है जो 10 सेंटीमीटर तक डायलेट हो जाती है। कितनी? 10 सेंटीमीटर तक डायलेट हो जाती है और सर्विक्स डायलेटेशन के दौरान इतनी थिन हो जाती है कि विजुअलाइज ही नहीं होती है। बहुत ज़्यादा थिन होना सर्विक्स का कहलाता है। इफासमेंट ऑफ द सर्विक्स, जो एग्जामिनर होंगे उनको लगेगा सर्विक्स है ही नहीं, इतनी ज़्यादा थिन हो जाएगी स्ट्रेचिंग के कारण, डायलेटेशन के कारण, तो वो कहलाता है इफासमेंट ऑफ द सर्विक्स। नेक्स्ट वन इज द टर्म फीटस इज यूज्ड इन प्रेगनेंसी फॉर। तो फीटस का मतलब है प्रेगनेंसी में क्या? अप टू 0 to 2 वीक्स, अप टू 0 to 4 वीक्स, अप टू 2 to 8 वीक्स या फिर बियॉन्ड 8 वीक्स। तो यहाँ पर बता दूं कि कंसीव करने से लेके 8 हफ्तों तक का ड्यूरेशन कहलाता है एम्ब्रियो। क्या है? एम्ब्रियो। आफ्टर 8 वीक के बाद है जो कहलाएगा क्या? फीटस। क्या होगा? आफ्टर 8 वीक के बाद कहलाएगा फीटस। तो जब तक यहाँ पर बात की जाए 0 to 2 वीक, 0 to 4 या 2 to 8 वीक, तो ये यहाँ पर फीटस में कंसीडर नहीं किए जाएंगे। फीटस का मतलब होगा प्रेगनेंसी कब से? बियॉन्ड 8 वीक के बाद से। नेक्स्ट वन, द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज। तो ह्यूमन प्रेगनेंसी में एवरेज ड्यूरेशन कितना होता है? 38 to 40 वीक्स, 34 to 36 वीक्स, 36 to 38 वीक्स या फिर 34 to 40 वीक्स। 280 दिन याद रखें आप। कितना? 280 दिन। 280 दिन की प्रेगनेंसी नॉर्मल कंसीडर की जाती है। 10 लूनार मंथ भी आप याद रख सकते हैं। 10 लूनार मंथ
38 वीक से लेके 40 वीक्स तक भी आप याद रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये चीज़ें याद रख सकते हैं। यदि बच्चा 38 वीक से 40 वीक्स में हुआ, मतलब क्या है, एक एवरेज ड्यूरेशन होगा। 36 से पहले हो गया तो ये तो प्रीटर्म में चला जाएगा। 36 to 38 के बीच में भी नहीं होना चाहिए, 34 to 40 भी नहीं। 38 से 40 हफ्तों की प्रेगनेंसी एक एवरेज ड्यूरेशन में कंसीडर की जाएगी। किसमें? एक एवरेज ड्यूरेशन में की जाएगी। लेकिन यदि आफ्टर 42 वीक के बाद भी डिलीवरी नहीं होती है तो वो डिलीवरी कहलाती है पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी। क्या कहलाएगी? पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी। तो यहाँ पर एवरेज ड्यूरेशन कितना होगा? 280 दिन, 10 लूनार मंथ, या फिर 38 to 40 वीक्स तक की ड्यूरेशन। नेक्स्ट वन इज एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी इज कैलकुलेटेड बाय ईडीडी। कैसे कैलकुलेट करेंगे? कई बार आपको बताया गया है ऑप्शन में मैकडोनाल्ड रूल, नेगल्स रूल, रूल ऑफ 9 या फिर डाउन फार्मूला। क्या है जो यूज़ किया जाएगा एस्टिमेटेड ऑफ डिलीवरी डेट कैलकुलेट करने के लिए? तो जो फॉर्मूला अपनाया जाता है वो क्या होता है? नेगल्स रूल। LMP का फर्स्ट डे, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का पहला दिन, प्लस 9 मंथ प्लस 7 डेज इक्वल टू EDD। LMP का पहला दिन मतलब लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का पहला दिन प्लस 9 महीने प्लस 7 डेज इक्वल टू EDD। जो रूल ऑफ 9 है, क्या है? जो रूल ऑफ 9 है किसके लिए यूज़ किया जाता है? ये यूज़ किया जाता है बर्न के लिए। किसके लिए? बर्न के लिए मैकडोनाल्ड रूल किया जाता है यूज़ जनरली ड्यूरेशन कैलकुलेट करने के लिए, कि जो प्रेगनेंसी का जो फंडल हाइट है, क्या है? फंडल हाइट के लिए यूज़ किया जाता है। मैकडोनाल्ड्स रूल फंडल हाइट के लिए जनरली यूज़ किया जाता है कि कितने वीक की प्रेगनेंसी में कितना फंडल हाइट होना चाहिए। तो यहाँ पर चारों फॉर्मूला आप याद रखें, एग्जाम में आ सकते हैं। जो डॉन्स रूल है, डॉन रूल ऑफ 10 है, जनरली इसका यूज़ किया जाता है एडोलेसेंट एज के लिए। किसके लिए? एडोलेसेंट में जो प्रेगनेंसी हायर जो प्रेगनेंसी चेकअप होते हैं उसके लिए किया जाएगा। तो मैकडोनाल्ड रूल फंडल हाइट के लिए, नेगल्स रूल EDD कैलकुलेट करने के लिए। क्वेश्चन में आपको एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी कैलकुलेट करने का पूछा है तो क्या होगा? नेगल्स रूल। नेक्स्ट वन, ग्रोथ चार्ट इज ऑल्सो नोन एज। तो ग्रोथ चार्ट को क्या कहा जाता है? न्यू बैलार्ड स्केल, रोड टू हेल्थ, अपगार स्कोर या फिर ग्लासगो कोमा स्केल। चारों एग्जाम में आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, मैं जब भी आपसे कहती हूँ कोई भी पेपर आप देखते हैं तो उनके ऑप्शन में जो भी चीज़ें होती हैं वो भी आपको क्लियर होना चाहिए। ग्रोथ चार्ट आपने वैक्सीनेशन जब बच्चों का होता है उस दौरान देखा होगा कि आगे जो वैक्सीनेशन का जो फ्रंट साइड वाला हिस्सा होता है वहाँ पे वैक्सीनेशन की लिस्ट दी जाती है और पीछे बच्चे के लिए हेल्थ, हाइट, वेट, ये सब चीज़ों के लिए येलो, ग्रीन और रेड कलर का जो एक कर्व शेप रहता है वो कहलाता है ग्रोथ चार्ट। तो यहाँ पर क्या कहलाएगा? ये कहलाता है रोड टू हेल्थ चार्ट। क्या होगा? रोड टू हेल्थ चार्ट। अपगार स्कोर यूज़ किया जाता है न्यूबॉर्न बेबी में चेक करने के लिए। एक बार किया जाता है जस्ट आफ्टर द बर्थ विदिन 1 मिनट और दूसरा 5 मिनट के बाद। ग्लासगो कोमा स्केल कॉन्शियसनेस लेवल को चेक करने के लिए किया जाता है। बैलार्ड स्कोर सिस्टम का यूज़ किया जाता है यहाँ पर किसके लिए? जो बच्चे का जो जेस्टेशनल यदि पता नहीं है कि बच्चा कितने वीक की प्रेगनेंसी में हुआ है तो उसके लिए किया जाएगा इसका इस्तेमाल। तो ये क्या कहलाएगा? रोड टू हेल्थ चार्ट। नेक्स्ट वन, द डिवाइस यूज्ड टू टेक ऑफ वेट ऑफ द बॉडी ऑन सर्टेन पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज। ऐसी डिवाइस यूज्ड टू टेक ऑफ वेट ऑफ द बॉडी ऑन सर्टेन पार्ट ऑफ द बॉडी इज। तो बॉडी का जो वेट है हमें क्या करना है? कुछ कम करने के लिए यहाँ पे यूज़ करना है। तो वो कौन सी डिवाइस होगी? एयर कुशन, एयर मैट्रेस, वाटर मैट्रेस या फिर पिलो। इसके लिए जो डिवाइस यूज़ की जाती है वो कहलाते हैं एयर कुशन। क्या कहलाएंगे? वो कहलाते हैं एयर कुशन। नेक्स्ट वन इज सुटेबल पोजीशन फॉर रेक्टल एग्जामिनेशन है। देखिए रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए पोजीशन सबसे सही कौन सी होगी? प्रॉन, लिथोटॉमी, डोर्सल रिकम्बेंट या फिर सिम्स पोजीशन। ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। चारों जो पोजीशन दी गई हैं
प्रॉन का इस्तेमाल किसके लिए किया जाएगा? लिथोटॉमी का जितने भी गायनोकोलॉजिकल एग्जामिनेशन होते हैं उसके लिए किया जाता है। और यहाँ पर जो रेक्टल क्या है, रेक्टल एग्जामिनेशन है, रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए हमेशा सिम्स पोजीशन और यहाँ पे आप लेफ्ट लेटरल क्या है, लेफ्ट लेटरल भी याद कर सकते हैं। लेफ्ट लेटरल और सिम्स पोजीशन है जो यूज़ की जाती है। डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन यूज़ की जाती है जनरली बैक साइड को चेक करने के लिए, या फिर आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं। तो सिम्स यदि बात करें हम किसके लिए, रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए, डोर्सल रिकम्बेंट यूज़ की जाती है यहाँ पर। तो जो यहाँ पर डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन यूज़ की जाती है, इसमें मरीज को या तो प्रॉन या फिर सुपाइन पोजीशन में लिटा के चेक किया जाएगा। तो यहाँ पर रेक्टल या लिथोटॉमी पूछें तो जितने भी वेजाइनल और गायनेकोलॉजिकल हो गए। प्रॉन में यहाँ पे क्या चेक किया जाएगा आपका, प्रॉन में एक तरीके से उल्टा लिटा के जो बैक साइड है उसको चेक किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको जितनी भी पोजीशन है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की बुक में आपको मिल जाएंगी पूरी पोजीशन, वो आपको याद कर लेनी है। अगला है यहाँ पर द फिफ्थ वाइटल साइन इज, ये क्वेश्चन आई थिंक त्रिपुरा NHM एग्जाम में आया था, CHO में भी आया है क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो पोजीशन फिफ्थ वाइटल साइन है वो कौन सा, मीन आर्टेरियल प्रेशर, ABG, SaO2 या फिर पेन। तो 5वें नंबर का जो वाइटल साइन कंसीडर किया जाता है वो होता है पेन। क्या होता है? पेन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 मार्च को, 14 मई, 14 सितंबर या नवंबर को? कब मनाते हैं हम हिंदी दिवस? तो हिंदी दिवस हम मनाते हैं हर साल 14 सितंबर को। कब? 14 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपको ARME स्टैंड फॉर, ARME का फुल फॉर्म क्या है? एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल इंजीनियरिंग, एक्सीडेंट रेल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, अल्टरनेट रेलवे मेडिकल एग्जामिनेशन या फिर एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल इक्विपमेंट। ARME का फुल फॉर्म होता है एक्सीडेंटल रिलीफ मेडिकल इक्विपमेंट। क्या है? एक्सीडेंटल रिलीफ मेडिकल इक्विपमेंट। अब आपको यदि इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं ARME, आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं तो रेलवे का मैनुअल आप रेलवे की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ मिल जाएगा आपको। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो आपको एम्स दिल्ली की वेबसाइट पे जाना है। छोटे छोटे पॉइंट्स में आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपको एक एक्यूरेट जो BMW को लेके हो गया या किसी एक्सीडेंटल इंजरी, यदि रेलवे का पेपर देते हैं तो उससे रिलेट करते क्वेश्चन आते हैं तो रेलवे का मैनुअल पढ़ लें आप, क्या रेलवे के भत्ते वगैरह होते हैं वो सब चीज़ें आपको पढ़ लेनी है क्योंकि आपके एग्जाम में वो आ सकती हैं। तो यहाँ पर जो ARME है इसका मतलब क्या होता है? एक्सीडेंटल रिलीफ मेडिकल इक्विपमेंट। क्या? एक्सीडेंटल रिलीफ मेडिकल इक्विपमेंट। आपको यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन के लिए जो रेलवे का जो मेडिकल मैनुअल है वो पढ़ लेना है। आपको इस तरीके के और बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। नेक्स्ट वन इज द फर्स्ट 1 आवर आफ्टर एक्सीडेंट इज नोन एज। तो एक्सीडेंट के बाद का जो पहला घंटा है क्या कहलाएगा? रेस्क्यू आवर, पीक आवर, क्राइसिस आवर या फिर गोल्डन आवर। सुनहरा मौका होगा, क्राइसिस आवर होगा, पीक होगा, रेस्क्यू होगा। यदि किसी का एक्सीडेंट होता है तो विदिन 1 आवर के यदि उसको ट्रीटमेंट मिल जाए, हॉस्पिटल पहुंच जाए उस टाइम पर, तो वो कहलाएगा गोल्डन आवर, सुनहरा मौका, सुनहरे घंटे उनको आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? गोल्डन आवर। नेक्स्ट वन इज विच नंबर ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म इज यूज टू इशुएंस ऑफ मेजर पेनाल्टी चार्जशीट ऑन डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग। कौन से नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म यूज किया जाएगा मेजर पेनाल्टी के लिए? SF11, SF5, SF5 या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन में सेम दिया गया है SF5, SF5, तो आई थिंक ये दोनों ही होंगे, बट इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है तो मैं एक बार आपको चेक करके बताऊंगी क्योंकि इसमें दोनों ऑप्शन सेम दिए हुए हैं। नेक्स्ट वन, ब्लड सोक्ड कॉटन एंड एक्सपायरी मेडिसिन आर डिस्कार्डेड इन। तो जो ब्लड सोक्ड कॉटन है और एक्सपायरी मेडिसिन है किस कलर में जाएंगी? येलो बिन में, रेड बिन, ब्लैक बिन या ब्लू बिन में? तो जब भी कोई भी ब्लड से रिलेट करता हुआ यहाँ पर
क्वेश्चन आए या ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट या एक्सपायरी मेडिसिन को डिस्कार्ड करने का है तो वो हमेशा होता है येलो बिन। वही मैंने आपको अभी कहा कि आपको एम्स दिल्ली की वेबसाइट पे जाइए और मेडिकल जो एम्स न्यू दिल्ली की वेबसाइट पर जो मैनुअल मिल जाएगा आपको, मेडिकल मैनुअल, तो आप उसको एक बार पढ़िए, जिसमें आपको यदि कुछ नया अपडेट किया गया होगा तो वो भी पता चल जाएगा। नेक्स्ट वन इज फॉलोइंग आर द कंटेंट ऑफ ORS एक्सेप्ट। तो ORS के जो कंटेंट है सब है किसी एक को छोड़कर। सोडियम क्लोराइड NaCl बिल्कुल है, शुगर है, पोटेशियम क्लोराइड मतलब KCl भी है, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होता है, कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे ORS में नहीं होता है। यदि एक बार आपने एक पैकेट घोला तो विदिन 24 घंटों के यूज भी कर लेना है। क्लियर। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका LAP चार्ज एट द रेट पर डे पर मंथ। LAP चार्ज है जो यहाँ पर क्या है, LAP चार्ज है यहाँ पर जो पर डे के रेट से दिया जाता है 2.5, 3.0, 3.5 या फिर 2.0। तो यहाँ पर आपको जब LAP का जो फुल फॉर्म होगा पता तभी आप यहाँ पे बता पाएंगे। तो यहाँ पर जो LAP चार्ज है क्या है, LAP चार्ज, तो जो LAP चार्ज होता है जनरली क्या होगा, ये होगा आपका 2.5 पर डे पर मंथ के हिसाब से, क्या है 2.5 है जो पर डे के हिसाब से। नेक्स्ट वन, मैटरनिटी लीव इज परमिसिबल फॉर हाउ मैनी डेज ऑन 2 सर्वाइवल चिल्ड्रन। यदि 2 बच्चे हैं तो मैटरनिटी लीव है जो कितनी दी जा सकती है, 180 दिन की, 90 दिन की, 15 दिन की या 0 डेज की। तो सभी जगह कहीं प्राइवेट की नहीं बात कर रही हूँ मैं, गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ। तो गवर्नमेंट में तो 6 मंथ का प्रावधान है मैटरनिटी लीव का। तो कितना होगा यहाँ पर 180 दिन। कितने होंगे 180 दिन। ये आपको रूल्स एंड जो लेबर एक्ट वगैरह होते हैं उसमें मिल जाएंगे इस तरीके के क्वेश्चन। नेक्स्ट वन है यहाँ पर विच फॉर्म इज यूज फॉर मेजर पेनल्टी। तो ये जस्ट हमने अभी पढ़ा है, वहाँ पे यूज़ किया जाता है SF5 फॉर्म। इस तरीके के यदि सेम 2 क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको बोनस मार्क्स भी मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका AAC इज फॉर विच आइटम। AAC किस आइटम के लिए, स्टॉक, नॉन स्टॉक, इम्पोर्टेड स्टॉक, इमरजेंसी स्टॉक के लिए। तो ये यूज़ किया जाता है स्टॉक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका D&AR इज एप्लीकेबल बाय वायलेशन ऑफ। तो ये आपके रेलवे के ही क्वेश्चन है यहाँ पे कुछ जो आपको 30 मार्क्स नॉन नर्सिंग आनी है, इस तरीके के आ सकते हैं। D&AR एप्लीकेबल किस तरीके के वायलेशन के लिए, सर्विस कंडक्ट रूल के लिए, सर्विस रूल, रेलवे एक्ट या फिर नन ऑफ देम। तो यहाँ पर किसके लिए यूज़ किया जाएगा, D&AR। क्या है D&AR जो रूल्स है रेलवे का, ये जनरली किसके लिए किया जाता है, जब आपने सर्विस कंडक्ट रूल को वायलेट किया है। क्या है, सर्विस कंडक्टिंग रूल को वायलेट किया है तब। नेक्स्ट है यहाँ पे आपको चाइल्ड केयर लीव फॉर फीमेल एम्प्लॉय गिवन अप टू हाउ मैनी डेज मैक्सिमम। चाइल्ड केयर लीव आपने सुना होगा कि जो भी लोग आफ्टर डिलीवरी के दौरान है जो, या फिर कंसीव करने के बाद में, जो मैटरनिटी लीव आपकी स्टार्ट होती है कंसीव करने से लेकर डिलीवरी होने के बाद के 6 महीनों तक के बीच में कभी भी ले सकते हैं, वो होती हैं। लेकिन एक होती है चाइल्ड केयर लीव। चाइल्ड केयर लीव कितने दिनों तक की हो सकती है, तो ये मैक्सिमम 730 दिन, 730 डेज। जो गवर्नमेंट में जॉब करते होंगे उनके लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है। नेक्स्ट है यहाँ पर व्हाट डज एथिक्स मीन इन नर्सिंग। तो नर्सिंग में एथिक्स का मतलब क्या है, नर्स प्रोसीजर, रूल फॉर राइट बिहेवियर, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ नर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल नर्स। क्या होगा यहाँ पे आपका आंसर। तो एथिक्स का मतलब होता है राइट बिहेवियर को लेके। क्या है, रूल ऑफ राइट बिहेवियर। क्या है, रूल ऑफ राइट बिहेवियर। नेक्स्ट वन, वर्ल्ड वाइड इन्फेक्शन ऑफ डिसीज इज टर्म्ड एज। तो कोई भी डिसीज पूरे विश्व में फैल जाए तब क्या कहेंगे आप, एंडेमिक, पेंडेमिक, एपिडेमिक या स्पोरेडिक। तो ये कहलाती है पेंडेमिक, जैसे कोविड-19 फैला था। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन ऑन विच डेट द स्वच्छ भारत अभियान वॉज लॉन्च। तो यहाँ पे फिर से क्वेश्चन देखिए,
दोबारा से आया है तो आंसर सेम ही होगा आपका, 2 अक्टूबर 2014 को। अगला क्वेश्चन है मोस्ट कॉमनली यूज्ड मॉडल ऑफ केयर इन आईसीयूज। तो इंटेंसिव केयर यूनिट में मोस्ट कॉमनली कौन सा मॉडल यूज़ किया जाता है? फंक्शनल नर्सिंग, टीम नर्सिंग, प्राइमरी नर्सिंग या फिर टोटल पेशेंट केयर? कौन सा मॉडल अपनाया जाएगा आईसीयू में? तो आईसीयू में होता है टोटल पेशेंट केयर। क्या है? टोटल पेशेंट केयर मॉडल है जो यहाँ पे अपनाया जाएगा। नेक्स्ट है आपका वेलफेयर इंस्पेक्टर वर्क्स अंडर विच डिपार्टमेंट? वेलफेयर इंस्पेक्टर किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं? पर्सनल, मैकेनिकल, ऑपरेटिंग या फिर कमर्शियल में? तो वेलफेयर इंस्पेक्टर का क्या काम होता है? पर्सनल डिपार्टमेंट। क्या होगा? पर्सनल डिपार्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपको पीरियड ऑफ अपील अंडर DNAR रूल इज इन विच डेज? तो अपील यदि जब मैंने बताया कि कुछ वायलेशन किया आपने अपनी ड्यूटी के दौरान तो उस दौरान क्या लगेगा? ये रूल लगेगा, DNAR रूल। लेकिन यदि यहाँ पर आप अपील करना चाहते हैं तो कितने दिनों के अंदर कर सकते हैं? तो वो होगा 45 दिनों के अंदर, विद इन 45 डेज के। तो जो भी लोग रेलवे का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो यहाँ पर रेलवे का जो मैनुअल है एक बार ज़रूर पढ़ लेना, RRB की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित हुआ था? राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ था? ऑप्शन में है 10 मार्च, 10 जून, 10 मई या 10 जुलाई को। तो राजभाषा अधिनियम पारित हुआ था 10 मई को। कब? 10 मई को। तो ये था पेपर आपके लिए। जो भी लोग अपकमिंग टाइम में रेलवे का पेपर दे रहे हो, आपको इस तरीके के पूरे क्वेश्चन पेपर विथ RRB के पेपर सभी चीज़ें आपको अवेलेबल हैं। आप डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके परचेस कर सकते हैं। और जो भी लोग DSSB का एग्ज़ाम दे रहे हैं उन सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। आज हम यहाँ पे 50 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। अब जिन लोगों ने क्वेश्चन देखे हैं और चैनल की क्लासेस देखते हैं तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कितने ज़्यादा क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, क्योंकि ऑफिशियल पेपर है। मैंने इस पेपर में अपनी तरफ से ऐसा कुछ भी ऐड नहीं किया है। तो जो भी लोग रेलवे के पेपर्स के अलावा अदर पेपर CHO NHM के लिए तैयारी कर रहे हैं तो बुक को ज़रूर प्रेफर कीजिए। इवन रेलवे नर्सिंग वाले भी पेपर आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पर ले सकते हैं और बुक पे डिस्काउंट चल रहा है तो उसी सेम प्राइस में आपको बुक और PDF दोनों अवेलेबल हो रही हैं, रेलवे के पेपर और बुक भी। इसीलिए मैंने बुक पे सीधा 18-20% का डिस्काउंट दे दिया है ताकि आपको दोनों चीज़ें सेम MRP में आप परचेस कर सकें। कोई डाउट वगैरह हो तो आप बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, टेक केयर।